Hi guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GIC के बारे में, which is called Guaranteed Investment Certificate. और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको यहाँ कनाडा में अपनी ट्यूशन फी पे करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इंडिया से कोई एक भी पैसा नहीं मंगाना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो यार जब भी इंडिया में कोई एक रीजनेबल पैसों का अमाउंट आता था तो घर वाले क्या कहते थे कि ये जो पैसे है ना एक किसी बैंक च पा दो एफडी करा के तब 5-10 साल बाद थोड़ा बहुत पैसे मिल जाने हैं. तो बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था कि जो पैसे आए हैं इनको फिक्स डिपॉजिट करा के एक बैंक में डाल दो तो कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से ये पैसे कंपाउंड होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे और 5-10 सालों के बाद या जितनी भी ड्यूरेशन होगी उस फिक्स डिपॉजिट की उतने टाइम के बाद आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा और प्रिंसिपल के साथ जुड़ के वो काफी सारा अमाउंट हो जाएगा. पैसा ही पैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख रुपीज का फिक्स डिपॉजिट कराओगे किसी बैंक में 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 इयर्स के ही लिए तो आपको 1,38,141 का इंटरेस्ट मिलेगा. तो टोटल प्रिंसिपल के साथ जुड़ के आपको 5 साल बाद 6,38,141 रुपीज मिलेंगे. अब यार GIC भी ऐसी ही कुछ चीज होती है. आप क्या करते हो, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने से पहले आप $10,000 एक कनेडियन बैंक में डिपॉजिट करते हो और वो बैंक क्या करता है आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो जो $10,000 का अमाउंट है वो आपको ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर वापस करता है. इसका मतलब कनाडा में भी पैसा ही पैसा होगा. लेकिन अब यार इसमें 2 प्रॉब्लम है. पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है. तो इस GIC के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ऑलमोस्ट 0.1% होगा. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो डिपॉजिट की ड्यूरेशन होगी वो सिर्फ 1 साल होगी. तो टोटल इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं अराउंड $10 to $40. लेकिन ये GIC कराने का इंटेंशन ये नहीं होता कि हमें एक अच्छी रिटर्न मिले अपनी इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन इसका ये इंटेंशन होता है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट को एश्योर करते हो कि जब आप एज अ स्टूडेंट कनाडा में आ जाओगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 साल सर्वाइव करने के लिए फंड्स हैं. तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो जिस बैंक में आपने अपनी GIC डिपॉजिट कराई थी उसी बैंक में आप अपना एक अकाउंट ओपन कराओगे. तो क्या होगा, पहले ही दिन आपको $2,000 उन $10,000 में से वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट 12 मंथ्स तक आपको हर महीने $670 एवरी मंथ आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलते रहते हैं. तो इन केस अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट आपके पास रेंट देने के, ग्रोसरीज वगैरह करने के और अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपके पास एटलीस्ट पैसे होंगे. तो अब बात आती है कि कौन से बैंक में GIC डिपॉजिट करी जाए. अब यार कनाडा में हर एक बैंक GIC प्रोग्राम तो ऑफर करता ही है, लेकिन ये वीजा वगैरह से जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनसे रिलेटेड जो GIC है वो मेरे ख्याल से 4 बैंक ही ऑफर करते हैं. एक है ICICI बैंक, एक है SBI कनाडा, एक है स्कॉशिया बैंक और एक है CIBC. अब ICICI बैंक और SBI कनाडा की जो ब्रांचेस है वो बहुत कम है कनाडा में, तो आई वोंट एडवाइज कि आप इन बैंक में अपनी GIC डिपॉजिट करो. तो मेरे हिसाब से यू कैन चूज इधर स्कॉशिया बैंक और CIBC बैंक. अब यार स्कॉशिया और CIBC में डिफरेंस देखें तो स्कॉशिया बैंक में आपको $10,200 डिपॉजिट करने होते हैं एज GIC, क्योंकि इनकी जो $200 होती है वो प्रोसेसिंग फी होती है, लेकिन CIBC में आपको $10,000 ही सबमिट करने पड़ते हैं. और स्कॉशिया बैंक का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 5 to 7 डेज और CIBC का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 4 to 5 डेज. तो कह सकते हैं कि CIBC बैंक जो है वो थोड़ा सा बेटर है इस मामले में स्कॉशिया बैंक से, और काफी सारे लोग जो हैं वो CIBC बैंक को ही सजेस्ट करते हैं अपना GIC प्रोग्राम के लिए. बाकी जो दूसरी सर्विसेज की बात करें जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या डे टू डे बैंकिंग हो गई तो वो दोनों बैंक की ऑलमोस्ट सेम ही होती है. अब यार GIC के एप्लीकेशन प्रोसेस में 3 चीजें मेन है जो ध्यान रखने वाली हैं. सबसे पहली चीज है कि जो इंडिया का अकाउंट होगा और उसका जो अकाउंट होल्डर का नेम होगा और GIC एप्लीकेशन में जो नेम होगा वो दोनों सेम होने चाहिए. मतलब इंडिया का जो अकाउंट है जिससे पैसे ट्रांसफर होंगे कैनेडियन बैंक में उसका नाम और GIC एप्लीकेशन पे जो नाम होगा वो दोनों सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं होते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगी. दूसरी चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो भी सेम होना चाहिए. मतलब जो इंडिया का बैंक अकाउंट है उसमें जो एड्रेस है और GIC एप्लीकेशन में जो आप एड्रेस डालोगे वो दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए.
और तीसरी चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप प्राइवेट बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हो तो कन्वर्जन रेट जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट बैंक्स का तो आपको हाल पता ही है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक से कराओ तो काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा, और अगर आप गवर्नमेंट बैंक से कराते हो भगवान का नाम लेके तो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि आपके पैसे थोड़े से कम लगेंगे क्योंकि उनका करेंसी कन्वर्जन रेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक टिप दूंगा जिससे आप कनाडा में ही अपनी सारी की सारी ट्यूशन फी पे कर पाओगे, आपको इंडिया से एक भी पैसा नहीं मंगाना पड़ेगा। तो वो टिप ये है कि आपको अपनी GIC बिल्कुल स्पेंड नहीं करनी है। जैसे ही फर्स्ट डे आपको $2000 मिलेंगे, या तो वो आपके चेकिंग अकाउंट में आएंगे या तो सेविंग्स अकाउंट में आएंगे। तो बेसिकली कनाडा में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है चेकिंग अकाउंट और एक होता है सेविंग्स अकाउंट। तो चेकिंग अकाउंट होता है वो होता है आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, और जो सेविंग्स अकाउंट होता है वो होता है आपके पैसे सेव करने के लिए। तो अगर वो $2000 आपके चेकिंग अकाउंट में आते हैं तो आपको सारा का सारा अमाउंट सीधा का सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव कर लेना है, और अगर सेविंग्स अकाउंट में आते हैं तो वो सेविंग्स अकाउंट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस अमाउंट को लो और नियर बाय स्टोर में जाओ और एक आईफोन खरीद लो, मैकबुक खरीद लो, आईपैड खरीद लो। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आप यहाँ आए हो, एक अच्छा करियर बनाने आए हो, अपनी पढ़ाई पूरी करने आए हो, तो मेक श्योर वो $2000 आप बिल्कुल स्पेंड मत करो। और साथ के साथ जब हर मंथ आपको वो $670 आएंगे वो भी सेविंग्स अकाउंट से बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर जब आपको अपने 3rd सेमेस्टर की फी पे करनी होगी तो वो $10,000 आपके ऑलरेडी अकाउंट में होंगे, तो उससे आप अपनी फी पे कर सकते हो। और रही बात आपके डे टू डे एक्सपेंसेस की फॉर द फर्स्ट ईयर, आप आते ही कोशिश करना कि अपनी पार्ट टाइम जॉब ले लो विद इन 1 मंथ, और वहां से आपको एटलीस्ट हर मंथ $1000 आ जाया करेंगे। तो उससे आपका इजीली अच्छा खासा एक्सपेंडिचर चल जाएगा। आप अपना रेंट पे कर पाओगे, आपको ग्रोसरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ के साथ अपना एंजॉयमेंट, घूमना फिरना और शॉपिंग भी कर पाओगे। सो मेक श्योर GIC बिल्कुल नहीं छेड़नी, बिकॉज GIC प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू पेइंग योर ट्यूशन फी इन कनाडा। मैं जब स्टूडेंट था मैंने $1 भी अपना GIC से स्पेंड नहीं किया था, और उससे मैंने अपने 3rd सेमेस्टर की फी पे की थी। और काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने सारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए थे, मैंने पूरी की पूरी अपनी फी कनाडा में कैसे पे की थी, और ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सारा का सारा लोन जो मैं इंडिया से लेकर आया था फर्स्ट ईयर फी पे करने के लिए, वो लोन मैंने कैसे उतारा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यार अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आप मेरे को देना चाहते हो so that I can improve myself, so please comment below, and as always stay healthy and keep hustling.